नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का एक बार फिर से लर्निंग क्लास के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं यूज ऑफ देयर। ठीक है ना, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा यूज ऑफ देयर। अब हम यह जानते हैं कि देयर है क्या, आखिर इसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। देयर एक सब्जेक्ट का कार्य करता है, मगर देयर हमेशा एक फॉल्स सब्जेक्ट है, न कि रियल सब्जेक्ट। आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तरीके से हम इसको देखेंगे कि कहाँ पे किस प्रकार से मैंने इसको कहा है कि एक फॉल्स सब्जेक्ट के तरीके से ये काम करता है हमेशा, और उसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से यह एक फॉल्स सब्जेक्ट का एक कार्य करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल सब्जेक्ट और एक होता है फॉल्स सब्जेक्ट। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने रियल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दूंगा, जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे आप देख रहे होंगे राम क्या है, एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है लेकिन सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा याद रखना सिंगुलर यूज होगी। लेकिन यहीं पे देखिए एक फॉल्स सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से देयर काम करता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये देखिए यहाँ पे देयर मैंने लिखा है। देयर के साथ हमेशा याद रखना इज का प्रयोग भी किया जा सकता है, जो हेल्पिंग वर्ब है, और हमेशा याद रखना इसके साथ आर का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ कि एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देयर इज अ बॉय। ठीक है ना, देयर इज अ बॉय। और यहाँ पे देखिए इसी सेंटेंस को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि देयर आर गर्ल्स। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर था बॉय, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये गर्ल्स हैं ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये भी एक प्लूरल आई है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे बॉय भी क्या है, एक सिंगुलर है। तो इसको आप समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक रियल होता है और एक फॉल्स होता है। हमेशा याद रखना रियल तब उसे कहते हैं जिसके साथ यहाँ पे सिंगुलर जो नाउन होता है या सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसका यूज होता है, उसके साथ सिंगुलर ही हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन देयर मैंने कहा था कि फॉल्स सब्जेक्ट है क्योंकि इसके साथ इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, आर का भी प्रयोग किया जा सकता है, और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे पास वर्ड्स होंगे उनका भी यूज हम इसके साथ कर सकते हैं। इसलिए इसे किसकी कैटेगरी में रखा गया है, देयर को हमेशा फॉल्स सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो देयर का मतलब होता है वहां। हमेशा याद रखना देयर का मतलब क्या होता है, वहां। जैसे हेयर का मतलब होता है यहाँ, तो उसी प्रकार से देयर का मतलब होता है वहां। लेकिन आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, ये वहां पे हिंदी में जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो वहां का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब भी हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो वहां पे देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये एक लड़का है, ठीक है ना, एक लड़का है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा हिंदी में अगर हम इसको देखते हैं तो हमेशा याद रखना कि यह एक कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में नजर आता है। हमेशा याद रखना ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो ये इस प्रकार से बनेगी, या तो ये इस प्रकार से बनेगी इज अ बॉय, ठीक है ना, या तो ये इस प्रकार से बनेगी ए बॉय इज, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजी के तरीके से हम इसको देखा जाए, अगर हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए एक के लिए ए का प्रयोग हो रहा है, लड़का के लिए बॉय का प्रयोग हो रहा है, और है के लिए इज का प्रयोग हो रहा है। और इसी को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि है के लिए इज है, एक के लिए ए है और लड़का के लिए बॉय है। लेकिन आपको यहाँ पे किसी न किसी चीज की यहाँ पे एक कमी खल रही होगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो भी मैंने ये ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का किया है, जो ये वाक्य था इसका ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे किया है, तो इसमें जरूर आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी न किसी चीज की कमी है। तो वो देखिए ये इस प्रकार से हो सकता है, जो कमी थी यहाँ पे वो इसको पूरा करेंगे देयर से,
ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया है, देयर इज अ बॉय, यहाँ पे क्या हो गया है, देयर इज अ बॉय। अब ये सेंटेंस हम इसको पढ़ेंगे तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। और यहाँ पे देखिए जब हम इस सेंटेंस को भी देखते हैं तो ये भी अपने आप में एक अनकंप्लीट सेंटेंस लग रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे देयर का यूज करूंगा तो ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस कहलाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लड़का है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बनावट की दृष्टि से यह हिंदी वाक्य बिल्कुल सही है कि नहीं है। ये एक पूरा बनावट की दृष्टि से आप देख रहे होंगे यह एक पूरा सेंटेंस है कि नहीं है, पूरा वाक्य है, एक लड़का है, ये तो एक पूरा वाक्य है। लेकिन आप देख रहे होंगे जो ये बनावट की दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं, अर्थ की दृष्टि से आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने लिखा था इज ए बॉय और ए बॉय इज, ठीक है ना। आप दोनों में से एक तरीका, इस तरीके से आप इसको देखेंगे दोनों में से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास ये, इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। लेकिन अंग्रेजी का यह वाक्य देखने में अधूरा लग रहा है। जो यहाँ पे मैंने अभी लिखा था इस प्रकार से ये सेंटेंस था तो ये अपने आप में क्या लग रहा, कंप्लीट नहीं लग रहा था, ठीक है ना। ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ छूट गया है, ठीक है ना। जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप हिंदी वाक्य की ओर देखें तो यह कंप्लीट एक वाक्य लगता है। तो हिंदी का वाक्य अर्थ बनावट से सही वाक्य है, तो हिंदी का वाक्य जो था वो सही था, उसमें कोई कमी नहीं है। इस प्रकार के वाक्य जैसे एक राजा था, एक किसान है, पानी है, फूल है, इस प्रकार के वाक्य को सही आकार फॉर्म देने के लिए हम उनके पहले देयर लिखते हैं। हमेशा याद रखना, मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, देयर लिखा, ठीक है ना। इस देयर का अर्थ यहाँ पे वहां के लिए नहीं होता है। हमेशा याद रखना इस देयर का अर्थ यहाँ पे एक लड़का है या पानी है या एक राजा था या एक किसान है, वहां पे हमेशा देयर का यूज किया जाता है। जबकि देयर का अर्थ वहां पे वहां नहीं होगा, ये भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। वहां के लिए बिल्कुल भी देयर का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। देयर का अर्थ वहां होता है, आपको पता है, मगर ऐसी कंडीशन में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। सही शक्ल देने के लिए हम इसका इस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस से इस वाक्य के लिए इन सेंटेंस को इस प्रकार दो प्रकार से लिखा है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अभी इसको और डिटेल से समझते हैं। अब देखिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, किताब है और किताब वहां है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा यहाँ पे ये एक पूरा सेंटेंस है, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये भी अपने आप में एक पूरा वाक्य है, किताब है। तो इसमें हमेशा याद रखना किताब है के लिए मैं लिखूंगा इज बुक, मैं क्या लिखूंगा, इज बुक। लेकिन आपको ये अंग्रेजी जो इसका ट्रांसलेशन हो रहा है तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो ट्रांसलेशन यहाँ पे हुआ है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है इसमें से कुछ मिसिंग है, तो वो मिसिंग क्या है, वो मिसिंग हमेशा याद रखना वो मिसिंग है देयर, ठीक है ना। हमेशा ये भी याद रखना जब भी सेंटेंस के आगे से देयर आए या हेल्पिंग वर्ब के पहले यहाँ देयर का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा याद रखना उसके लिए जो हिंदी का अर्थ होगा वहां का यूज नहीं किया जाता है। दूसरे सेंटेंस में देखिए यहाँ पे वहां का यूज हुआ है, जो अक्सर देयर का अर्थ वहां होता है। यहाँ पे देखिए किताब वहां है तो इसका क्या होगा, किताब के लिए कहते हैं बुक, ठीक है ना, है के लिए कहते हैं इज और वहां के लिए कहते हैं देयर। तो इन दोनों सेंटेंस में कितना डिफरेंट था आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। जिस सेंटेंस या जिस हिंदी वाक्य में वहां नहीं आता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले हमेशा देयर का यूज किया जाता है, और जिस सेंटेंस में हमेशा याद रखना वहां यूज होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, देयर का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको देयर का प्रयोग वहां पे भी बताया है जहां इसका अर्थ वहां के लिए यूज होता है। मैंने यहाँ पे देयर का अर्थ वहां भी बताया जहां केवल इसका वहां इस हिंदी वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए
एक और सेंटेंस है ये इस प्रकार से भी हो सकता है, वहां किताब है। यहाँ पे देखिए वहां किताब है, किताब है। अभी यहाँ पे आप देख रहे थे कि किताब है, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब से पहले देयर आएगा तो इस हिंदी वाक्य में वहां नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद देयर आएगा तो हमेशा याद रखना किताब और वहां है, हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ वहां का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट देयर का जो अर्थ होता है अक्सर वहां होता है, उसी वहां का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वहां किताब है, तो इसके लिए देखिए देयर, यहाँ पे देयर आएगा, वहां के लिए, ठीक है ना, देयर का प्रयोग किया जाएगा। जो इंट्रोडक्टरी देयर है, यहाँ पे याद रखना इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। बुक के लिए, बुक के बाद हमेशा याद रखना जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी, वो है इज। इस किताब के लिए बुक कहते हैं। और यहाँ लास्ट में हमेशा याद रखना देयर, एक और देयर का प्रयोग किया जाता है। अब इस सेंटेंस को हम करेक्ट सेंटेंस कहेंगे, ना कि देयर इज बुक। जब तक ये देयर इज बुक होता, अब देखिए यहाँ पे ये खाली मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिखता कि देयर इज बुक, और यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप देयर इज बुक, तो इन दोनों सेंटेंस में जो ये हिंदी वाक्य थे इनमें कोई अंतर रह जाता? आपका जवाब होगा नहीं, इनमें कोई भी अंतर नहीं रहता, क्योंकि ये किताब है इसके लिए भी देयर इज बुक लिखता, और जो ये वहां किताब है इसके लिए भी देयर इज बुक लिखता। तो इन दोनों हिंदी के जो भी वाक्य हैं, ये जो दोनों ये वाक्य थे, तो इनमें क्या अंतर रहता? कुछ भी अंतर नहीं रहता। इसलिए मैंने कहा हमेशा जहां पे वहां के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है तो इसके अंत में भी एक देयर और आएगा, और इस देयर को एडवर्ब प्लेस के लिए यूज किया जाता है, जबकि इस देयर को हमेशा याद रखना है इंट्रोडक्टरी यूज किया जाता है। यह आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि जहां पे हम देयर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब से पूर्व या पहले, तो हमेशा याद रखना कि वहां पे किताब है, वहां का यूज नहीं किया जाएगा। जहां पे हम हमेशा याद रखना वहां सेंटेंस में पाएंगे तो वहां पे बुक इज देयर, देयर का यूज जो होगा वहां के लिए होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं वहां किताब है तो दो देयर का प्रयोग किया जाएगा, जिसका पहला प्रयोग होगा इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में, और जो अगला जो प्रयोग होगा देयर का वो एडवर्ब प्लेस के रूप में किया जाएगा। तो चले देखते हैं कि और सेंटेंस देखते हैं कुछ। देखिए दोस्तों, इस वहां और इस जो ये देयर है इसको और नजदीक से समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कलम है, कलम मतलब पेन, ठीक है ना। कलम है तो हमेशा याद रखना मैं क्या कहूंगा, कलम है इसका मतलब है कि इज पेन, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये अभी भी क्या है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो इसमें हमेशा याद रखना आगे से मैं देयर लिखूंगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के आगे जब देयर आता है तो सेंटेंस ये अपने आप में इस प्रकार का रहता है कि कलम है, ठीक है ना, कलम है। ये तो एक कंप्लीट वाक्य है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट वाक्य नहीं था जो यहाँ से लिखा मैंने यहाँ तक, ये अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य नहीं था। अब अगला देखिए कलम वहां है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा पेन इज देयर, ठीक है ना। यहाँ पे वहां के लिए देयर का यूज हुआ है, लेकिन अगला जो सेंटेंस है उसके देखिए वहां कलम है तो ये हो जाएगा देयर इज पेन देयर, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये इंट्रोडक्टरी जो होता है देयर है, और ये देयर जो है एडवर्ब प्लेस पे यूज किया जाता है। तो ये आपकी समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। अब देखिए दोस्तों, जब भी सेंटेंस में वहां शब्द आता है तो हम हमेशा देयर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है मैं वहां गया, तो ये इस प्रकार से अंग्रेजी हो जाएगा आई वेंट देयर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वहां के लिए हमेशा यूज किया मैंने किसको, देयर को यूज किया, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे भी देखिए वहां क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पे देखिए वहां का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। वहां के लिए ही बोलते हैं क्योंकि ये मेल है, था के लिए वॉज बोलते हैं, सिंगुलर है, ठीक है ना। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट देयर, ठीक है ना। हमेशा याद रखना इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत सेंटेंस में वहां लिखा नहीं रहता है, मगर देयर का सिंस आता है। जैसे
आपको पता होगा कि मैंने जो सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको कि वहां नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमने देयर का यूज किया था। तो हम देख रहे हैं जब हमारे सेंटेंस में वहां शब्द आया नहीं तो हमने देयर का प्रयोग किया क्यों है। तो इसके बारे में हम अभी आपको बता चुके हैं, लेकिन इसको और डिटेल से देखते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, हमेशा याद रखना, जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो वहां देयर का यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक सेंटेंस देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक बूढ़ा किसान था। आपको दिखाई दे रहा होगा इस सेंटेंस में या इस वाक्य में कहीं भी वहां का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन देखिए ये किस प्रकार से ट्रांसलेशन होगा। एक के लिए कहते हैं ए, ठीक है ना, बूढ़ा के लिए कहते हैं ओल्ड, किसान के लिए कहते हैं फार्मर, ठीक है ना, ठीक है। ए ओल्ड फार्मर यहाँ पे हो जाएगा वॉज, ये तो कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको अभी भी लग रहा है इसमें हमने कुछ न कुछ मिसिंग किया है, वो है हमारा देयर। हमेशा याद रखना, और ये बात भी याद रखना, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी हमने वहां का प्रयोग नहीं किया था इस सेंटेंस में, लेकिन देयर का प्रयोग किया है। तो हमेशा ये भी याद रखना कि इस देयर को हम इससे पहले भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कि देयर वॉज अ ओल्ड फार्मर, ठीक है ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इस सेंटेंस में। इसमें कुछ भी हमारा क्या नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। जब भी इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं तो हमेशा याद ये भी रखना कि जो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। तो ये अभी हमने कहा था जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा देयर का यूज किया जाता है। तो आपको ये भी अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अब एक और सेंटेंस है, जैसे एक घर है, ठीक है ना, एक घर है, तो हमेशा याद रखना अ हाउस इज देयर, ठीक है ना। तो ये देयर यहां भी आ सकता है, देयर इज अ हाउस, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना, ये इस प्रकार से होगा। तो मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जो यहाँ वहां पे एक घंटी होगी उसको प्रेस करके ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।